जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस 2023 की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। कल डे 1 के अंतर्गत हमने दो पेपर देखा था। हमने जनरल हिंदी का और हमने एसए का पेपर देखा था और हमने उन पेपर की प्रॉपर एनालिसिस किया था कि भाई कि देखो पेपर कैसे आया हुआ है और आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। ध्यान रखिएगा, इस बार की जो मेंस की परीक्षा है उसमें करीब 4000 एस्पिरेंट यहां पर शामिल हो रहे हैं। 4000 एस्पिरेंट इस बार की मेंस परीक्षा को लिख रहे हैं। दो सेंटर प्रयागराज और लखनऊ में वो एग्जाम यहां पर संपन्न कर रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर, इस बार का सारा पेपर केवल उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सभी पेपर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जिनको भी 2024 में 2025 में यूपीपीसीएस में सेलेक्ट होना है उन सभी के लिए ये पूरे पेपर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पेपर की एनालिसिस बहुत ध्यान से करिए। पेपर की एनालिसिस के आधार पर इस बात को डिस्कस करें, इस बात को समझिए कि आपकी प्रिपरेशन में कहां पर कमी है, आपकी प्रिपरेशन को किस तरीके से और आगे बढ़ाना है, किस किस पॉइंट पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सारी बातें आपको यहां पर समझना पड़ेगा। देखिए, जीएस पेपर 1 हमारे सामने है। अगर हम पेपर की एक डिस्कस करना स्टार्ट करें तो पेपर के पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले पेपर का पैटर्न देखिए बहुत सिंपल सा है, ठीक है। जैसे कल आपने देखा होगा तो कल जनरल हिंदी और एसए का जो पेपर था वो 150 नंबर का पेपर था, मतलब एक पेपर 150 नंबर का था। लेकिन वहीं पर जीएस पेपर 1 से लेकर के जीएस पेपर 6 तक के जो पेपर होते हैं वो होते हैं आप लोगों की 200 नंबर के। 200 नंबर का यहां पर एक पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। इस 200 नंबर में अगर आप ध्यान दोगे तो पूरा पेपर दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। जो सेक्शन ए होता है जो कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपके सामने जो शब्द सीमा होती है वो होती है 125 शब्दों की। मतलब यहां पर जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको सेक्शन ए के अंतर्गत 10 प्रश्न लिखने रहते हैं, जो कि 125 शब्द आपको प्रत्येक प्रश्न यहां पर लिखना रहता है। इन सभी प्रश्नों के लिए आपको 8 अंक यहां पर दिए जाते हैं, ठीक है। 8 नंबर के ये शुरुआत के 10 प्रश्न होते हैं। इसके बाद के जो सेक्शन बी के अंतर्गत 10 प्रश्न होते हैं वो लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। और इसमें शब्द सीमा जो होती है वो होती है आप लोगों की 200 शब्दों की, ठीक है। 200 शब्दों की यहां पर शब्द सीमा होती है। इसमें प्रत्येक प्रश्न पर आप लोगों को 12 अंक यहां पर निर्धारित किए जाते हैं। तो 80 और 120 200 नंबर का ये पूरा पेपर आप लोगों के सामने होता है। अगर हम शब्दों को काउंट करें तो टोटल पेपर में आपको कितने शब्द यहां पर लिखने रहते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान दोगे तो शुरुआत के 10 प्रश्नों के लिए आपको 1250 शब्द लिखना रहता है और उसके बाद के 10 प्रश्नों के लिए आपको यहां पर 2000 शब्द लिखने रहते हैं। तो करीब करीब आपको 3250 शब्द जो हैं, एक ऑन अराउंड में बता रहा हूं आप लोगों को, 3250 शब्द आप लोगों को 3 घंटे में यहां पर लिखने रहते हैं। ये मैं क्यों शब्द काउंट करा रहा हूं आप लोगों को? शब्द मैं इसलिए काउंट करा रहा हूं कि देखो सिर्फ नॉलेज से काम नहीं होगा। आप लोग क्या कहते हो, सर हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, हम इस टॉपिक को 4 घंटा पढ़ करके पूरा टॉपिक तैयार कर लेंगे। टॉपिक तैयार करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपके हाथ में स्पीड नहीं आएगी और आप उस टॉपिक को रिकॉल करके 7 से 8 मिनट में आंसर लिखना स्टार्ट ना कर पाओ। देखो 3 घंटा होता है, 3 घंटे का मतलब क्या हुआ, 180 मिनट यहां पर आप लोगों के पास है, ठीक है। 180 मिनट में आपको 3250 शब्द लिखना है। 20 क्वेश्चन का यहां पर आप लोगों को आंसर देना है। जैसे कि अगर मैं शुरुआत के 10 प्रश्नों के लिए मानो 7 मिनट का मैं अगर समय अलॉट करता हूं तो शुरुआत के 10 प्रश्नों पर आपका 17 मिनट यहां पर जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो 10 प्रश्न होते हैं, मानिए मैं उसके लिए आपको 11 मिनट यहां पर अलॉट करता हूं तो यहां पर आपका 110 मिनट जाता है और कुल मिलाकर के आप लोगों का 180 मिनट हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन है, 125 शब्द वाले जो आप लोगों के आंसर होते हैं, उसको आप लोगों को 7 से 8 मिनट में लिखना ही लिखना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा समय लोगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, यहां पर 20 प्रश्न जो होते हैं वो सारे के सारे प्रश्न कंपलसरी होते हैं, सारे प्रश्न लिखने रहते हैं। केवल ये क्वेश्चन का एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्वेश्चन पेपर का इंस्ट्रक्शन नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप 20 प्रश्न लिख करके नहीं आओगे तो आपकी सिलेक्शन की जो गुंजाइश होती है वो कम हो जाती है। सिंपल सी बात यहां पर होती है, सिंपल सा फंडा है। तो इस पूरे कैलकुलेशन को समझिएगा। एक बहुत बेसिक सीसेट में आप लोगों से पहले डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोग एटलीस्ट पेपर के टफनेस को समझ पाओ, ठीक है, पेपर के पैटर्न को यहां पर समझ पाओ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूपी पीसीएस के द्वारा जो घोषित सिलेबस है, हालांकि इस बार 2023 में जीएस 1 से लेकर के जीएस 6 तक का पूरा सिलेबस चेंज किया गया था, ठीक है। यूपी स्पेशल को हटा करके हमने क्या किया, जीएस पेपर 5 एंड पेपर 6 में यहां पर शामिल किया है। पहले क्या था, पहले जीएस पेपर 1 के अंतर्गत 4 से 5 प्रश्न यूपी स्पेशल के आते थे। इस बार एक भी प्रश्न यहां पर नहीं दिया गया है। तो अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस को हम लोग मोटे तौर पर 4 हेडिंग में यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। क्या भाई, देखो भाई ध्यान समझना। पहला जो हेडिंग होता है वो होता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, मतलब भारतीय विरासत और जो कला होती है, ये पहले आप लोगों का सिलेबस का हेडिंग है। मोटी हेडिंग जो होती है आप लोगों की वो ये होती है। अगर आप ध्यान दो तो इस बार के पूरे पेपर में 2 प्रश्न इस टॉपिक से यहां पर दिए गए, इंडियन कल्चर और हेरिटेज से। इसके बाद अगर आप यहां पर ध्यान दो तो जो सेकंड टॉपिक आप लोगों को आता है वो आता है आप लोगों का हिस्ट्री का, ठीक है, इतिहास का आता है।
इस बार के पूरे पेपर में इतिहास से करीब 3 प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व इतिहास जो होता है, इस बार के पेपर में विश्व इतिहास से भी एक प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है, तो इस बात को भी आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। विश्व इतिहास को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और देखो भाई क्या प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी के पूरे सेक्शन से यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ज्योग्राफी के पूरे सेक्शन से करीब 7 से 8 प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के आते हैं, ठीक, आए हुए हैं इस बार, ठीक है, 7 प्रश्न मान के चलते हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सोसाइटी के पूरे सेक्शन से यहाँ पर आप लोगों के 7 प्रश्न यहाँ पर भी आप लोगों के आए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो आप लोग करीब आप लोगों का ये 20 प्रश्नों की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी और इंडियन कल्चर और हेरिटेज, इन सेक्शन से इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने पूछे गए हैं, ठीक है। ये इस बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। पहले क्या था, पहले ये था कि यहाँ पर यूपी स्पेशल से 4 से 5 प्रश्न आते थे, अब उसको हटा करके हमने एक अलग से पेपर 5 एंड पेपर 6 क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर यूपी स्पेशल नहीं है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह कि ये केवल आप लोगों का GS1 है जो कि यूपीएससी के सिलेबस से मैच खाता है। हाँ, यहाँ पर यूपीएससी और यूपीपीएसएस के पेपर में डिफरेंस इतना है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको वो क्वेश्चन समझने में 2 मिनट का समय लग जाता है, इतने घुमावदार प्रश्न होते हैं, इतने जटिल प्रश्न वहां पर होते हैं। जबकि ये यूपीपीएसएस आयोग कहता है भाई मैं तुम पर थोड़ी सी दया कर रहा हूं, दया ये मैं कर रहा हूं कि मैं क्वेश्चन तुमको बहुत सिंपल फॉर्मेट में दूंगा, ठीक है, तो तुमको क्वेश्चन समझना बहुत टफ नहीं रहेगा, क्वेश्चन तुम आसानी से समझ सकते हो, इस बात का यहाँ पर फायदा ये लोग देते हैं। ध्यान रखना, हम लोग अगर जब पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करते तो बात को समझिएगा, क्वेश्चन सारे आप लोगों को देखने हैं। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन है क्या, कैसे पूछा गया है, ठीक है, सिलेबस में कहां से होता है, इन सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आप सभी एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन को देख लो। हम लोग सारे क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर डिस्कस नहीं करने बैठेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने में आधा घंटा समय लग सकता है, ठीक है, तो इतना तो समय हमारे पास है भी नहीं। तो हम लोग क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जा सकता है। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा प्रश्न, सेक्शन 1 के अंतर्गत कह रहा है वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। अगर आप ध्यान दोगे, सृजन का एक बैच हम लोग का चलता है डेली आंसर राइटिंग का, ठीक है, ये बैच हम लोग का कल से स्टार्ट हो रहा है, 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसके सिलेबस, उसका जो शेड्यूल है जो कि हमने 4-5 दिन पहले ही पोस्ट किया हुआ था, उस शेड्यूल का पहला टॉपिक देखोगे, पहला टॉपिक जो है, एग्जैक्टली पहला टॉपिक जो है वो क्या है, वो है वैदिक एरा, ठीक है। हमने बस टॉपिक दिया हुआ है वैदिक एरा, वैदिक युग, और इस टॉपिक में प्रश्न दिया जाएगा। यहां पर ध्यान दो, तो वही प्रश्न यहां पर पूछा गया, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। तो जितने भी लोग सृजन में हो ना, इस बात को ध्यान रखना, टॉपिक वैदिक एरा था, अब उस पर क्या प्रश्न बन सकता है, प्रश्न यहां पर बन सकता है वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। तो प्रश्न यहां पर बना हुआ है, आपको इसके बारे में यहां पर आंसर लिखना है। अब वैदिक साहित्य पर आप क्या आंसर लिख सकते हो, थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग पर जोर दो कि वैदिक साहित्य के ऊपर आप यहां पर क्या आंसर लिख सकते हो, क्या चीजें यहां पर आप बता सकते हो कि हाँ देखो वैदिक साहित्य क्या होता है। सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको यहां पर इंट्रोडक्शन लिखने को मिले, ठीक है, अच्छा, आंसर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आप लोगों को पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। अगर नहीं पता होगा तो मेंस के लिए जीरो से आंसर राइटिंग के बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि एक आंसर में इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, कैसे लिखते हैं, वो सारी बात हम लोग डिस्कस किया। यहाँ पर हम लोग बस एक सिंपल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, हम सिंपल सा ही ले सकते हैं कि वैदिक साहित्य का जो पीरियड है, ठीक है, किस ड्यूरेशन में वैदिक साहित्य लिखे गए थे, हम उसका जिक्र इंट्रोडक्शन में यहाँ पर कर सकते हैं। एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हमारे पास ये रहेगा। मेन बॉडी में क्या लिखोगे, परिचय देना चाहिए हमको, तो हम ये बता सकते हैं भाई कि देखो जो वैदिक साहित्य थे सारे, वो सारे साहित्य मौखिक भाषा में थे, मतलब मौखिक थे, उसको लिखित भाषा में नहीं रखा गया था। उसको बहुत समय पश्चात क्या किया गया, जब वो श्रुति परंपरा में बहुत लंबे समय तक रहे, ठीक है, उसके पश्चात उसको राइट डाउन किया गया, उसको लिखा गया, ठीक है, उसको कलमबद्ध किया गया। तो बहुत लंबे समय तक ये श्रुति परंपरा में थे, ठीक है। और क्या है भाई, ये पूरी वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में मोस्टली है। इसमें आपको देखो तो वेद आता है, ब्राह्मण आता है, अरण्यक आता है, उपनिषद आता है, ये सारे के सारे आप लोगों के वैदिक साहित्य माने जाते हैं, ठीक है। अब मानो आपको परिचय देना, तो आप क्या लिखोगे भाई, तो वेदों में जो 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेद के बारे में आपको चीजें लिखनी है। इन चारों वेदों के बारे में आपने क्या पढ़ा होगा, प्रीलिम्स में स्टडी किया होगा कि किस वेद के अंतर्गत कर्म कांड है, किस वेद के अंतर्गत यज्ञों के संदर्भ में अनुष्ठानिक प्रावधान बताए गए हैं, किस वेद के अंतर्गत मापदंड की व्यवस्था बताई गई है। ये सारी बातें आपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्रीलिम्स के पीवाईक्यू में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तरफ वेदों का नाम दे देगा, दूसरे कॉलम में क्या दे देगा कि इस वाले वेद में तंत्र मंत्र की व्यवस्था है, इस वाले कॉलम में आयुर्वेद की व्यवस्था है, ठीक है, तो वो मैच कराना रहता है। वही अगर आपने वो नॉलेज रखी ना प्रीलिम्स वाली, तो आप उस कंटेंट को प्रयोग करके इसका आंसर यहां पर दे सकते हो, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट होगा। ब्राह्मण क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, इनकी छोटी मोटी डिटेल देते हुए आप इस प्रश्न का आंसर यहां पर आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। बात समझना, मैंने क्यों आप लोगों से बताया कि देखो वैदिक साहित्य का परिचय देना टफ है,
टफ इस वजह से कि बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगा। मैं आपको ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो, आपने जितना कंटेंट अभी तक पढ़ा है उतना कंटेंट सफिशिएंट है, आप उसके सारे आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। और ये एक तरीका यहां पर सिंपल सा मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई, अगला प्रश्न देखो यहां पर क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में, ठीक है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके संदर्भ में कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा में, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान की जो भूमिका है ना बहुत शानदार रही है मुस्लिमों के लिए, जो मॉडर्न एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसके लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट को भी स्टार्ट किया था, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इनकी एक बुक भी है, 1857 से पहले ही क्या थे ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के तो मतलब उनके लिए काम करते, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कार्य करते थे। लेकिन 1857 के विद्रोह के पश्चात इनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं यार, ये अंग्रेज जो है ये हम लोग को लूट रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मुस्लिमों के लिए पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ, ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ जो अंग्रेजी की शिक्षा है, जो मॉडर्न एजुकेशन है वेस्टर्न का, उन सारे एजुकेशन को भी हम लोग पढ़ाई कराएंगे। और इसी के लिए इन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी किया था, जिसका नाम आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। तो उन सब बातों का आप लोग को जिक्र करना है कि आधुनिक शिक्षा में इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आप बता सकते हो, इनके द्वारा कई सारी बुक भी लिखा गया था, इनके द्वारा एक पत्रिका चलाई जाती थी जिसका नाम था सोशल रिफॉर्मर पत्रिका, ठीक है, उसका भी आप लोग यहाँ पर जिक्र कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने उस टाइम के जितने भी कुरीतियां थी, ठीक है, जैसे कि धार्मिक इंटॉलरेंस जो था वहां पर उस टाइम पे, ठीक है, उन सबके खिलाफ आंदोलन किया था इन्होंने। जो ये धार्मिक वो होता है ना कि रूढ़िवादी कल्चर जो होता है उसका इन्होंने प्रॉपर विरोध किया था। बहुविवाह, इन सबको बहुविवाह और ये जो मुस्लिमों का आसान तलाक का जो कॉन्सेप्ट था, इन सब का विरोध करते हुए मुस्लिम धर्म के अंतर्गत आधुनिक शिक्षा को, मॉडर्न एजुकेशन को बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है। तो इसी के बारे में आप लोग को यहाँ पर एक टिप्पणी लिखना है, बुलेट पॉइंट में आप लोग इस पूरे आंसर को यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत, ठीक है, जब भारत आजाद हो चुका आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना करिए। ये यहां पर आप लोगों से एक प्रश्न दिया गया, बहुत शानदार प्रश्न है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या आप लोगों को, अगर आप ध्यान दोगे ना इस बार, तो सरदार पटेल पे प्रश्न पूछा गया, ठीक है। सरदार पटेल क्या है, अगर आप इनके लिए एक टर्म का प्रयोग किया तो भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है, ठीक है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ध्यान दो, भारत के बिस्मार्क पे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और देखो भाई, एक प्रश्न यहाँ पर मैं आप लोगों को और दिखाता हूं, वो है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन करिए, ठीक है। तो बिस्मार्क पर भी प्रश्न है और भारत के बिस्मार्क पर भी प्रश्न इस बार यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण पर भी प्रश्न है और भारत के एकीकरण पर भी प्रश्न है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, बड़े शानदार प्रश्न है, ठीक है। ये जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, यही प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री से यहां पर लिया गया, ठीक है, कि इवैल्यूएट द रोल ऑफ द बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन करिए। और यहां पर क्या प्रश्न है, भारत के एकीकरण में सरदार पटेल, मतलब जो कि भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं, उनकी भूमिका का विवेचना आप लोगों को करना है। अब भाई समझो ना, सरदार पटेल ने क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। आपको पता होगा सरदार पटेल की जो भूमिका रही है भारत को एकीकरण में बहुत शानदार रही है। अब यहां पर आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में 2-3 पॉइंट ऐड कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हो भाई, इंट्रोडक्शन का होता है तो करंट अफेयर से ऐड कर सकते हो कि सरदार पटेल की भारत के एकीकरण में भूमिका को देखते हुए भारत में यूनिटी ऑफ स्टैच्यू, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना जो किया गया है उसके बारे में जिक्र करते हो, आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। या फिर इनको इनके कार्यों के परिणाम स्वरूप इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप इस बात को भी इंट्रोडक्शन में जिक्र कर सकते हो। और फिर क्या कर सकते हो, मेन बॉडी में आप इनकी भूमिका बता सकते हो कि भूमिका क्या रही भाई, कि जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, तो भारत का बालकनीकरण ना हो उसको रोकने के लिए सरदार पटेल की भूमिका बहुत शानदार रही, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इन्होंने त्रावणकोर, जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, कश्मीर, इन जैसी रियासतों को जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, उनको शामिल करने के लिए अथक प्रयास किया। और जिस प्रकार का प्रयास हो सकता सारे प्रयास किए, मतलब कहीं पर पुलिस का प्रयोग करना पड़ा, ठीक है, जैसे निजाम के द्वारा जो हैदराबाद था, ठीक है, उसको जोड़ने के लिए बल का प्रयोग किया गया, ठीक है, जूनागढ़ में बल का प्रयोग किया, कश्मीर के लिए भी जो वहां का ट्रीटी साइन कराया गया, उन सब में सरदार पटेल की भूमिका बहुत शानदार है। तो भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका लिखनी है तो आपको इन सारे रियासतों के बारे में छोटे छोटे पॉइंट लिखने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से उन्होंने भारत के करीब 565 रियासतों का एकीकरण करके भारत का यहाँ पर निर्माण किया था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का इस पूरे आंसर में लिखना है। अगला प्रश्न देखो भाई,
रीजनलिज्म पे प्रश्न, क्षेत्रवाद पे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, सोसाइटी का एक प्रश्न है कि क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। तो किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है? इंटरनल माइग्रेशन को रोकता है, ठीक है, आंतरिक प्रवास को रोकता है। लोग रोजगार की तलाश में अगर यूपी बिहार से महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो वहां पर उनको मार के भगा दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्या हुआ? ये क्षेत्रवाद का एक बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्षेत्रवाद के लिए आप लोग यहाँ पर चाहो तो मैप का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, मैप को बना करके भी चीज दर्शा सकते हो। जैसे कि अगर आप ध्यान दो तो ध्रुव बैच के अंतर्गत मैंने मैप के थ्रू रीजनलिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वहां से इस पॉइंट को आप लोग ऐड कर सकते हो कि रीजनलिज्म क्या होती है। रीजनलिज्म किसी एक क्षेत्र के प्रति वहां के लोगों की एक ऐसी भावना होती है, ठीक है, जो कि उस संस्कृति, उस कल्चर, उस सामाजिक व्यवहार, उस आर्थिक व्यवहार, उन सभी को जोड़ते हुए उस क्षेत्र के प्रति एक अपनत्व की भावना को रखता है। जैसे कि हम लोग पूर्वांचल के, तो क्यों है भाई पूर्वांचल के, मैं अपने आपको क्यों मानता हूं बहुत? क्योंकि पूर्वांचल की संस्कृति, पूर्वांचल की आर्ट, पूर्वांचल का खान पान, इसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्षेत्रवाद का। अब इसकी बाधाएं उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण है भाई, जितने आप देखो ना, तो पूर्वांचल, मिथिला, बांग्ला क्षेत्र, रॉयल सीमा, ठीक है, मराठवाड़ा, सब नए नए स्टेट की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अब नए स्टेट की मांग करोगे तो समस्या तो उत्पन्न होगी। इस समस्या को देखते हुए ये जो क्षेत्रवाद है पूरा का पूरा, जो रीजनलिज्म है, ये भारत के एकता और अखंडता के सामने क्या होता है? समस्या को उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे सरदार पटेल ने जिस भूमिका को दूर करने का प्रयास किया, ठीक है, उसी के संदर्भ में क्षेत्रवाद की भूमिका बढ़ रही है फिर से। ध्यान रखिएगा आप लोग, दोनों प्रश्न एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब अगला प्रश्न देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रश्न डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है, हम लोग बस क्वेश्चन देते चलते हैं। अगला प्रश्न बेरोजगारी पर दिया गया, अनएम्प्लॉयमेंट पे प्रश्न है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओनली कॉज फॉर द प्रेवलेंट पॉवर्टी इन द इंडिया, मतलब कि व्यापक निर्धनता का जो भारत में सबसे बड़ा कारण है वो बेरोजगारी। और बेरोजगारी क्या है? केवल और केवल चुनावी मुद्दा बन के अभी भारत में रह गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर भारत में बेरोजगारी के संदर्भ में कुछ आंकड़े दे सकते हो। आंकड़े देने के लिए आप श्रम मंत्रालय का आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप नीति आयोग के आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हो और उन आंकड़ों के माध्यम से आप इस पूरे पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है क्या आप सहमत हैं? आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके व्यू यहाँ पर जानना चाह रहा है एग्जामिनर। और जब आपके व्यू जानना चाहे ना, एक बात को बहुत क्लियर तौर पर समझना, आपका व्यू उस संदर्भ में कुछ भी हो, आपको अपना व्यू इस प्रकार से दिखाना है, इस प्रकार से लिखना है कि आप एकदम सही व्यक्ति हो। बात समझिएगा, क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? अब कुछ महानुभाव आए क्या कहेंगे, नहीं नहीं, कहां वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो ही नहीं रहा है। ठीक है, सब कुछ तो सही चल रहा है, अब तो बल्कि महिला सशक्तिकरण भी हो चुका है भारत में, अपराध में वृद्धि नहीं हो रहा है। ये धारणा नहीं बतानी है आपको। यहाँ पे क्या करना है, आपको एनसीआरबी के आंकड़ों का प्रयोग करना है। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा आता है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, उस आंकड़ों का प्रयोग करोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले वर्ष के कंपेरिजन में इस वर्ष क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ है, 2021 के कंपेरिजन में करीब 15% जो है, ठीक है, क्राइम रेट, वायलेंस महिलाओं के अगेंस्ट में बढ़ा है। ये आंकड़ा एनसीआरबी का डाटा कहता है, और इसमें यूपी क्या है, थोड़ा सा आगे ही चलता है। तो इस बात को जब यहाँ पर आप लिंक कर सकते हो, इस बात को बता सकते हो, और एनसीआरबी के आंकड़े से शुरुआत करोगे अपने इंट्रोडक्शन की, अच्छा इंट्रोडक्शन बनेगा। ठीक है, अब आप बताओ कि यहाँ पे भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हुई है, उसके कुछ कारण बता दो। कारण में आप कोविड को भी जोड़ सकते हो, अन्य कारण भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उनको जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, चूंकि महिलाएं घर से निकल के कार्य करने जा रही हैं तो वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट भी अब हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य समस्याएं उन समस्याओं को भी कोड करते हुए, जैसे दहेज का सिस्टम हो गया आप लोगों का, ठीक है, इन सारी बातों को बताते हुए आप अपराध में वृद्धि हो रहा है इस बात को जस्टिफाई करो। फिर उसके बाद लिखना है, हालांकि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है, इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले, जैसे कि महिलाओं की जो है वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उनका लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, उनका हेल्थ रिकॉर्ड सही हो रहा है, इससे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जेंडर इक्वलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर जोड़ते हुए कंक्लूजन आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के प्रश्न का पूरा स्ट्रक्चर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, ओशियंस आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्स, मतलब क्या है, महासागर संसाधनों का भंडार है। एग्जाम्पल ऐड करते हुए, ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर लिखना। आप चाहते हो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ स्कीम बता सकते हो जो कि संसाधनों के अन्वेषण के लिए, संसाधनों के एक्सप्लोरेशन के लिए सरकार यहाँ पर करा रही है, आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि मत्स्य 6000 हो गया आप लोगों का, ठीक है, ऐसा कुछ स्कीम चलती है, आप उनको यहाँ पर ऐड करके अपने आंसर को और अच्छा कर सकते हो। अगला प्रश्न फिर से ज्योग्राफी से कि सॉइल प्रोफाइल में प्रश्न दिया गया। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। ये सारे प्रश्न ज्योग्राफी ध्रुव बैच में ना गौर सर के द्वारा कराए गए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि थ्रो लाइट ऑन द रोहिंग्या रिफ्यूजी इन साउथ एशिया।
ठीक, अब रोहिंग्या रिफ्यूजी पे प्रश्न पूछा गया कि साउथ एशिया में इनके संदर्भ में आपको कुछ प्रकाश डालना है, ठीक है। तो इनकी समस्या क्या है, ये वास्तव में मूल रूप से कहाँ के रहने वाले, मैं बना सकता हूँ, आप लोग चाहते भारत और साउथ एशिया का, ठीक है। और बता सकता हूँ कि भाई भारत में भी समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है और ये समस्या ओरिजिनल रूप से कहाँ पर है, मैं हमारा और संदर्भ की समस्या बता सकते हो, कुछ आंकड़े यहाँ पर दे सकते हो और इसी बात को लिखते हुए आपको अपना आंसर यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे अच्छा प्रश्न जो इस पूरे पेपर में मुझे लगा वो क्वेश्चन नंबर 10 था यहाँ पर। क्या भाई क्वेश्चन करेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द 9 नंबर चैनल, 9 डिग्री चैनल जो आप लोगों का है एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये प्रश्न सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ठीक है। मतलब ये प्रश्न बहुत से कम लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। आधे लोग तो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहोगे कि 9 डिग्री चैनल है क्या, ठीक है। 9 डिग्री चैनल कहते किसको है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल प्रीलिम्स में पढ़ते होगे आप लोग, ठीक है। आई होप कि 10 डिग्री तो आप लोगों को याद होगा, 10 डिग्री अंडमान निकोबार के मध्य में से आ जाता है, लेकिन जो 9 डिग्री चैनल है ना वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में से होकर के निकलता है। इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि भारत या फिर मैं कहूँ तो मिडिल एशिया, ठीक है, और आपका साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, वेस्टर्न एशिया, इन सभी एशिया से, ठीक है, जो भी शिपिंग होती है, मर्चेंट शिपिंग जो होती है यूरोप की तरफ, वो इसी 9 डिग्री चैनल से होकर के जाती है। इसलिए इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो यही बात आप लोगों को यहाँ पर लिखनी थी। मैप एक बना दोगे, ठीक है, 9 डिग्री चैनल का कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर बता दोगे, आप साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न एशिया को जोड़ते हैं कि भाई यहाँ से कैसे शिपिंग जाती है, आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल अच्छा और बहुत अच्छा प्रश्न था, सबसे अच्छा प्रश्न मुझे यही लगा था। अब देखो फिर से हम लोग सेक्शन बी पे आते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया है, नागर शैली पर यहाँ पर एक प्रश्न है, ठीक है। 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो आप लोग का यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके जितने आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस थे, जितने वैचारिक आयाम थे उस समय कि भाई कौन क्या सोच रहा था, कौन क्या सोच रहा था, उन आयामों को आप लोग को यहाँ पर रेखांकित करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न देख ही लिया। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा, मतलब 2 प्रश्न आप लोगों को होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ये 2 प्रश्न यहाँ पर आप लोग का होमवर्क डिसाइड हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14। ये दोनों प्रश्न आप लोगों को लिख करके यूपीएससी हिंदी का जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पर सबमिट करना है, ठीक है। आप सब लोग लिख करके सबमिट करो, इसी बहाने आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस कर पाना। अब ध्यान दो, प्रश्न क्या है, हाउ डिड इंडियन कल्चर अफेक्ट द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक पीरियड। कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया। यह प्रश्न आप लोगों का होमवर्क है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ, जैसे समझना भाई किस प्रकार से भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया होगा। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, जैसे समझना। सबसे पहली बात क्या, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो हमने कोविड के टाइम पर हम लोग जो नॉर्मल एक होता है ना ग्रीटिंग कल्चर जो होता है, ठीक है, हम किसी से मिलते तो क्या करते हैं, गले मिलते हैं, उसको हग करते हैं, ठीक है, हम उससे हैंडशेक करते हैं, ये सब वेस्टर्न कल्चर रहा है। हमारे यहाँ पर क्या था, हमारे यहाँ पर नमस्ते कॉन्सेप्ट था, प्रणाम का कॉन्सेप्ट था। तो अभी क्या है कि नमस्ते फ्रॉम भारत, हमने पूरी दुनिया को नमस्ते कॉन्सेप्ट दिया, जो कि नॉन कॉन्टेक्टिंग एक ग्रीटिंग आप लोगों का तरीका है कि हम किसी से मिले तो नमस्ते करें, हम किसी से हैंडशेक नहीं करें, मतलब क्या, हम वायरस को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो नमस्ते कल्चर पूरे विश्व में, भारत की तरफ से पूरे विश्व में फैला। एक सबसे अच्छा पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर ये है। इसके अलावा कुछ पॉइंट यहाँ पर और समझिए आप लोग, जैसे कि आप देखो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट दिए लोगों को, ठीक है। भले आप कुछ विरोध कर लो, लेकिन थाली बजाना, दिया जलाना, ये सारे कॉन्सेप्ट ने पूरे दुनिया को एक अच्छा डायरेक्शन दिखाया। आप उस बात को बता सकते हैं यहाँ पर। आप इसके अलावा बता सकते हैं भाई कि हमने डिनर टेबल पर पूरी फैमिली के साथ बैठ के हम लोग खाना खाना स्टार्ट किया, ठीक है, जो कि एकदम छूट चुका था। अभी फिर से कोविड जब खत्म हो चुका है, फिर से वही आदत लोगों की आ चुकी है। लोग कोई साथ में बैठे खाना नहीं खाते, लेकिन कोविड के टाइम पर क्या था, पूरी फैमिली साथ में बैठे खाना खाती थी, फैमिली टाइम यहाँ पर स्पेंड किया जाता था, जो कि कुछ अच्छी बात थी, ठीक है। तो कोविड वास्तव में कुछ निगेटिव, बहुत निगेटिव मतलब इन्वायरमेंट था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद अब चूंकि कोविड समाप्त हो चुका है तो कुछ पॉजिटिव जो पॉइंट्स है उसको ढूंढना चाहिए। कुछ पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये रहा, आप देखो तो हमने और क्या चीज सीखा भाई, हमने जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा था तो लोग अकेले होने के कारण से डिप्रेशन का शिकार होते, तो वहां पर हमने भारतीय संस्कृति के योगा और मेडिटेशन को लोगों तक पहुंचाया, पूरे विश्व में लोगों तक पहुंचाया। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रही। आप देखो तो हमारे पास जितने भी आयुष के कॉन्सेप्ट, मतलब जितने हमारे पास ये इम्यूनिटी बूस्टर हर्ब्स होते हैं ना, ठीक है, काढ़ा पीना, ठीक है, इन सब चीजों को हमने पूरे विश्व में फैलाया,
तो ये भी क्या है, भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैल रही है। अब देखो, तो एक कोविड के टाइम पर एक स्टार्टअप स्टार्ट किया गया था, ठीक है, रामायण स्कूल करके, आप थोड़ा उसके बारे में स्टडी करना। रामायण स्कूल करके एक स्टार्टअप स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि रामायण के कॉन्सेप्ट्स को हम पूरे विश्व तक के लोगों तक पहुंचाए। तो पूरे विश्व में जितने भी एनआरआईज है ना, सबके यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, रामायण स्कूल का। आप देखो तो दूरदर्शन ने भी अपने यहाँ पर रामायण और महाभारत के सीरियल को फिर से स्टार्ट किया था। तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है जिनको कि आप लोग चाहते हैं यहाँ पर ऐड करा सकते हो, बता सकते हो, और ये आंसर आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 एकदम सिलेबस का पॉइंट है। सिलेबस में यही पॉइंट दिया है कि महिला संगठनों की भूमिका। अब ध्यान दोगे ना, अगर आप सिलेबस खोल के देखोगे मेंस का, एग्जैक्टली ये पॉइंट है, रोल ऑफ द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन द वुमेन एम्पावरमेंट। और इस पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया आप लोगों से। यहाँ पर जितने भी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप लोगों को पता है उनका यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, ठीक है, उनके बारे में बताना पड़ेगा और कुछ पॉइंट बताते हुए आप लोग लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये रहा, जैसे कि गुलाबी गैंग हो गया, लिज्जत पापड़ वाला जो पूरा एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है वो हो गया, ठीक है। इन्होंने कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया, ठीक है, किस स्टडी यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हो, बता सकते हो। और महिला संगठनों की भूमिका की प्रॉपर यहाँ पर जांच पड़ताल कर सकते हो। कैसे महिला संगठनों के जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है उन्होंने कैसे महिला एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया, गरीबी को कैसे दूर किया है, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने। अगला प्रश्न फिर से ज्योग्राफी से, शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास या विनाश, प्रश्न पूछा गया। फिर है कि भारत में आंतरिक मानव प्रवास, मतलब जो आपका इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन होता है, उसके कारण और परिणाम। कारण में क्या होगा भाई, माइग्रेशन के संदर्भ में दो फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, ठीक है। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर माइग्रेशन का बहुत सिंपल सा रूल होता है। तो अगर आपको कारण बताना है तो एक हेडिंग डालो पुश फैक्टर की, एक हेडिंग डालो पुल फैक्टर की, उसका कारण यहाँ बता दो। परिणाम, तो परिणाम दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है भाई, कि लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं तो उनकी जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो रही है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, शहरों में जा तो रहे लेकिन वहां पर जगह कहां पर, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर ये है, इसको भी आप लोग ऐड करा सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप ध्यान दोगे ना, तो पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, यूपीपीसीएस के द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। इस बार शीतोष्ण चक्रवात के बारे में प्रश्न पूछा गया। मतलब क्या, दोनों साल लगातार चक्रवात पे प्रश्न पूछा है। एक बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, इस बार शीतोष्ण चक्रवात है, ठीक है, ये भी प्रश्न अच्छा है। फिर एल नीनो और साउथर्न वेस्टर्न मानसून जो है, इस पर प्रश्न पूछा है कि ये कैसे एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है, ये बताना है आप लोगों को। और सबसे लास्ट प्रश्न जो है वो भी थोड़ा सा टफ प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, खनिज विकास नीति, ठीक है, 2019 की भारत सरकार की जो नेशनल मिनरल पॉलिसी रही है उस पर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपको प्रश्न को यहाँ पर टैकल करना है, ठीक है, बताना है। तो ये आप लोगों के सामने 20 प्रश्न है। प्रश्नों का पेपर का जो पैटर्न है, पेपर जो लेवल है अपने में बहुत शानदार है। आप लोग पेपर को देखिएगा, एनालिसिस करिएगा। इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का आंसर दे पाने में थोड़ा बहुत सक्षम हो, कितने प्रश्न आपके एकदम बाउंसर जा रहे हैं, इसका एक एनालिसिस करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों का आंसर लिख करके सभी दोस्तों को, जितने भी लोग यहाँ पर क्लास देख रहे हो, उसको सबमिट जरूर करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक क्लास देख रहे हो इसका मतलब है कि आप सिंसियर हो, आप स्मार्ट हो, आप अपने एग्जाम को लेकर के तैयारी अच्छे से कर रहे हो, तो इसका आंसर जरूर लिखिएगा, सबमिट करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पेपर में। सभी को जय हिंद, जय भारत।